अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है। ब्रीदिंग का, गैसेस एक्सचेंज का आज का जो हमारा टॉपिक है, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हमने पढ़ना है, रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसेस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग। जो फिजिकल मूवमेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो रही है, लंग्स के अंदर जो फिजिकल मूवमेंट हो रही है, वो ही गैसेस एक्सचेंज करने का मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रही है। अब इन मैकेनिज्म को हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद इनकी डिटेल देखेंगे कि किस तरह से ब्रीदिंग जो है वो प्रोसेस हो रहा है। देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के दो फेज हैं। सबसे पहला फेज जो है वो होगा इनहेलेशन, जिसके अंदर जो हवा है वो हमारे लंग्स के अंदर आती है। एंड सेकंड इज एक्सलेशन, ऐसा प्रोसेस जिससे एयर हमारे लंग्स से या फेफड़ों से कह सकते हैं एक्सपेल्ड आउट, या जो है वो एलिमिनेट होती है, खारिज होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सलेशन। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम इंस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंस्पायरेशन, या तो हम इस टर्म को इंस्पिरेशन कह सकते हैं या इसको इनहेलेशन कह सकते हैं। दोनों सूरतों में एक्सेप्टेबल है ये टर्म्स। उस वक्त इन टर्म्स को इस्तेमाल करेंगे जब मैकेनिकल प्रोसेस से एयर हमारे लंग्स के अंदर जाएगी ऑक्सीजन के हसूल के लिए। ये प्रोसेस जो है फिजिकली कैसे होता है, रीडिंग गुज़श्ता की तरह ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के दौरान द रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारे रिब्स के मसल्स हैं, रिब्स कहते हैं पसलियों को, हमारे पसलियों के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें सकड़ाव आता है। एंड रिब्स आर रेज्ड, और रिब्स जो है वो ऊपर को उठती हैं। एट द सेम टाइम द डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। अब जो डोम शेप डायाफ्राम है वो उसकी कंट्रैक्शन होती है एंड इज लोड, और वो थोड़ा नीचे हो जाता है। अब डायाफ्राम क्या है स्टूडेंट्स? डायाफ्राम जो है ये एक मस्कुलर शीथ है। कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे जो एसोफेगस है, फजा की नाली, जहाँ पे इसका पेलोरिक एंड स्टोमिक के अंदर जाती है, वहां पे ये स्टोमिक को और लंग्स को थैरोसिक कैविटी के अंदर सेपरेट करता है। यानी हार्ट लंग्स को मेदा से सेपरेट करने वाला इनके बिल्कुल दरमियान में जो डोम शेप मस्कुलर शीथ है, इसको हम डायाफ्राम का नाम देते हैं। दिस मोमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ द थोरोसिक कैविटी। इस इन मूवमेंट की वजह से थोरोसिक कैविटी का एरिया बढ़ता है, क्योंकि हवा ने फेफड़ों के अंदर आना है। विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन लंग्स। इसकी वजह से जो प्रेशर है वो हवा का वो कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपैंड, फेफड़े जो है वो फैलते हैं। एंड एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो डिक्रीज, और इनके अंदर जो हवा का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स। अब हवा जो है वो तेजी से फेफड़े के अंदर आती है टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हवा का बाहर वाला प्रेशर और लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो इक्वलाइज हो जाता है। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, द ब्रीदिंग मूवमेंट आर इनवॉलंटरी टू द लार्ज एक्सटेंट। अब जो ब्रीदिंग मूवमेंट है वो इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में आपको इससे प्रीवियस एक दो लेक्चर में मैंने बताया कि ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे मर्जी के ताबे नहीं है। एक वॉलंटरी एक्शन होता है और एक इनवॉलंटरी। वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो बॉडी में हम अपनी मर्जी से करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद खाते हैं, पीते हैं, मूवमेंट करते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं जो ऑटो हो रहे हैं, खुद ब खुद हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी हार्ट बीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ निज़ाम है, सर्कुलेशन है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है जो कि हमारी मर्जी के ताबे नहीं है। ये ब्रीदिंग भी एक इनवॉलंटरी एक्शन है, लेकिन however we can control the rate of breathing but not for a long time। लेकिन फिर भी हम सांस को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, बावजूद कि ये इनवॉलंटरी एक्शन है। उसके बाद देखते हैं, इंस्पिरेशन के बाद है अब दूसरा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हमने लंग से हवा को बाहर निकालना है, दैट इज एक्सपिरेशन और एक्सलेशन। दोनों टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगी, या एक्सपिरेशन है या तो एक्सलेशन है। एक्सलेशन के बारे में जानते हैं, रीडिंग देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हवा को लंग से जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। अब मैकेनिकल मैकेनिज्म देखते हैं।
आफ्टर द गैसेज एक्सचेंज इन द लंग्स के अंदर जब जो हवा फेफड़ों के अंदर भरी हुई होती है वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूजन के जरिए हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चली जाती है। उसके बाद द इनप्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट, जो इनप्योर एयर है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ कॉन्सेंट्रेशन आती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है इन एक्सलेशन प्रोसेस में। अब मैकेनिज्म देखें, द रिब्स मसल रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब्स बैक। अब जो रिब्स के मसल्स हैं उधर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, इनहालेशन में एक्सहालेशन में रिलैक्स हो रहे हैं और रिब्स जो है वो बैक की तरफ मूव करती हैं टू द ओरिजिनल पोजीशन, अपनी असली हालत में आ जाती हैं। द डायफ्राम मसल्स आर सो रिलैक्स, वहां पे हमने देखा इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि यहाँ एक्सपिरेशन में डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो रहा है एंड इट गेट्स इट्स रेज्ड डोम शेप, और ऊपर की तरफ पसलियों की तरफ डोम शेप जो है इसकी बन रही है, गुंबद की तरह ये ऊपर की तरफ उठ रहा है ना कि नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा और वो लंग्स के ऊपर पड़ेगा और लंग्स जो है वो एयर को बाहर जो है एक्सपेल करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स के अंदर सकड़ा होता है एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम। इसकी वजह से जब इसके ऊपर प्रेशर आएगा तो हवा बाहर निकलेगी। सिमिलरली एक गुब्बारे के अंदर हवा भरो, उसको दबाओ तो बाहर हवा निकलेगी, अगर उसका कोई मुंह आपने खोला है तेजी से निकलेगी। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 मिनट, 16 to 20 मिनट पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। आम हालात के अंदर 16 से 20 मिनट जो टाइम्स है वो पर मिनट हमारी ये जो होती है नॉर्मल, इसका हम कह सकते हैं कि ब्रीदिंग रेट इसको कह सकते हैं कि 16 से 20 दफा हम एक मिनट के अंदर एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो है वो ब्रीद लेते हैं, 16 से 20, ये याद रखिएगा। उसके बाद एट रेस्ट, कंडीशन रेस्ट हो और नॉर्मल सर्कमस्टेंस हो, कोई डर खौफ ना हो, तो ये नॉर्मल रेट है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। अब इस जो रेस्पिरेटरी जो रेट है ब्रीदिंग का, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है जो इस ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर रहा है, रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कौन करता है, द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। अब जो रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है उसको स्टिमुलेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी के अंदर ज्यादा है तो ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर जो है इस कॉन्सेंट्रेशन को इंटरसेप्ट करेगी। उसके बाद जो है फिर ब्रेन से जो पैगामात जाएंगे मोटर नर्व्स के जरिए, वो इसकी जो ब्रीदिंग रेट है उसको ज्यादा करने के लिए जो बॉडी को अहकामात जाएंगे, लेकिन कंट्रोल कर रहा है ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को आइडेंटिफाई करता है कि वो उस कॉन्सेंट्रेशन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अमाउंट में ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट है तो ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है तो ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ेगी, when we do exercise or some hard job, our muscle cells carry out cellular respiration at a great rate। जब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, जब हमने एक्सरसाइज करनी है या हमने कोई सख्त जॉब करनी है तो सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा होगी, क्योंकि एक यही वाहिद सोर्स है जो कि बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होगा। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जब ऑक्सीजन जो है वो ग़िज़ाई अज्जा को तोड़ेगी तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा, बाय प्रोडक्ट के तौर पे बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली जब ब्लड के अंदर ज्यादा होगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर में ब्रेन इसको इंटरसेप्ट करेगा, डिटेक्ट करेगा, उसके बाद जो है वो इसको कम करने के लिए ब्रीदिंग का प्रोसेस ज्यादा करवा देगा। It results in the production of more carbon dioxide। अब
सेलुलर रेस्पिरेशन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी विच इज रिलीज्ड इन द ब्लड, वो ब्लड में रिलीज होगी। दिस ग्रेटर देन नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। यही ग्रेटर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, देन नॉर्मल, ये क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी किसको, रेस्पिरेटरी सेंटर को जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। और रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो क्या करेगा, मैकेनिकल प्रोसेस को ऑर्डर करेगा कि ये मैकेनिकल प्रोसेस ज्यादा हो, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाए, ठीक है, जैसे हमारे पीछे कुत्ता लग जाए कभी कभी तो देखा, फिर बॉडी के मसल्स को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, कितनी एनर्जी जो है वो मिल रही होती है, और उतनी ही मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, और उतनी ही मिकदार में फिर हमारा सांस जो है वो फूल चुका होता है, सांस से सांस नहीं मिल रही होती। यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर जब सेलुलर रेस्पिरेशन बढ़ जाए। The respiratory center send message to the ribs muscles and diaphragm to increase the rate of breathing so that the excess carbon dioxide present in the blood can be removed out of body। मैकेनिज्म ये कहता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर मैसेज सेंड करता है किसको, रिब्स के मसल्स को और डायफ्राम को, कि वो सुकड़े, क्यों, टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, काम करें भाई, ब्रीदिंग प्रोसेस को ज्यादा करो, क्यों, सो दैट द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ बॉडी, क्योंकि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो गई है, तो इसको जल्दी से ब्रीदिंग करके स्पीड अप से तो बॉडी से एलिमिनेट करो, खारिज करो। इस प्रोसेस में ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाएगा। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल वर्क, एक्सरसाइज करते हैं या हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई फिजिकल काम करते हैं, द ब्रीदिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम पर मिनट, तो हमारा ब्रीदिंग रेट यही 30 से 40 टाइम पर मिनट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ा था, उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स अगले इंशाल्लाह जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।